क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम उनको प्रॉपर तरीके से कैसे स्टडी कर सकते हैं और क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट्स। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। पूरी की पूरी दुनिया में, पूरी की पूरे केमिस्ट्री में हमको 118 एलिमेंट्स की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें से 98 एलिमेंट्स नेचुरली ऑकर होते हैं, यानी कि जो बाकी के उसके लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं, जब जाके हमें वो मिलते हैं। बट 118 एलिमेंट्स में से जो 98 है वो क्या है, नेचुरली ऑकर हो रहे हैं, यानी कि क्या है, हमें वो नेचर से मिल रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट ने क्या फील किया कि इन सबको स्टडी करने के लिए, इतने सारे एलिमेंट्स है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, इन सबको स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये फील किया कि एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, स्टडी कर सके सभी एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से। तो यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि क्या वो तरीके थे जो बनेंगे जिससे हम स्टडी कर सके उन एलिमेंट्स को एकदम प्रॉपर तरीके से। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर ये प्रॉपर तरीका होने कैसे वाला है? प्रॉपर तरीके का मतलब है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको हम ग्रुप करते जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, ये ऐसा ही आप समझ लीजिए, आप स्कूल के हैं प्रिंसिपल, ठीक है, बहुत पुराने टाइम में आपने क्या करा, एक स्कूल खोला। अब उस स्कूल में आपने क्या करा, बॉयज बॉयज अलग, गर्ल्स गर्ल्स अलग, इस क्लास के सिस्टम अलग, इस क्लास में ये अलग, जिस बच्चे का ये है वो ये सब्जेक्ट में इस क्लासरूम में, ये सब्जेक्ट है वो उस क्लासरूम में, और ऐसे क्या होता है, पूरा की पूरा अरेंजमेंट हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती किसी भी बच्चे को ढूंढने में। तो वैसे ही अब एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी भी सिमिलर है उनको एक एक ग्रुप में करते जाएंगे, जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है उनको दूर दूर करते जाएंगे। तो यही हम करने वाले हैं, यानी कि अब उस टाइम से लेके इस टाइम तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं उन सबकी स्टडी करने वाले हैं। यानी कि आपके मन में एक चीज और आ सकती है, क्या सर हम टाइम ट्रेवल करने वाले हैं? तो बिल्कुल सही है, टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, टाइम में थोड़ा सा पीछे जाएंगे और पहले जितनी भी स्टडी हुई है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लेके, यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सभी एलिमेंट्स की, उसको स्टडी करेंगे। तो टाइम में जाएंगे पीछे और पहले अटेम्प्ट को पढ़ेंगे और फिर धीरे 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 मूव ऑन करेंगे आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो कि क्या है, हमारी फाइनल पीरियोडिक टेबल है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है वो फाइनल क्लासिफिकेशन है। तो बात करूं अगर मैं पहले स्टेप की, बहुत पहले, यानी कि जब फील भी नहीं हुआ कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, जब क्या करते थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, सिर्फ यही चलता था। यानी कि एलिमेंट्स की दूसरी प्रॉपर्टी नहीं देखी जा रही है, एक ही बेसिक हमने देखा है। क्या देखा है फर्स्ट में कि मेटल्स मेटल्स अलग, नॉन मेटल्स अलग, और यही था पहला क्लासिफिकेशन। और अब ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते गए। तो पहला जो था जिसमें हमने देखा मेटल्स अलग कर दिए, नॉन मेटल्स अलग कर दिए, ये पहले का तरीका था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। ये ऐसा सोच लीजिए, बहुत पहले स्कूल खोला है हमने, तो क्या हुआ, बॉयज बॉयज अलग, गर्ल्स गर्ल्स अलग, क्लास नहीं देखना, सब्जेक्ट नहीं देखना, जितने भी लड़के सबको अलग कर दो, जितनी भी लड़कियां सबको अलग कर दो। अब क्या करना है, पढ़ाओ, बॉयज गर्ल्स अलग कर दी, अब पढ़ाओ। तो वैसा ही वहां पर था कि एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देखी गई, बॉयज बॉयज को अलग कर दिया, गर्ल्स गर्ल्स को अलग कर दिया। तो वही यहां पर था, मेटल्स को अलग कर दिया, नॉन मेटल्स को अलग कर दिया। तो अब ऐसे ही, अब जब साइंटिस्ट ने फील किया कि हमें क्या चाहिए, एक तरीका चाहिए, किस लिए चाहिए, एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट आने वाले, तो बन जाइए एकदम जज और करते हैं स्टडी एक एक की कि कौन सा क्या मॉडल लाने वाला है, क्या तरीका लाने वाला है, और जज करते हैं इनको किसका तरीका सही होने वाला है। और लास्ट में हम समझ लेंगे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से कैसे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हमारे पहले क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो पहला अटेम्प्ट हमें क्लासिफिकेशन को दिखने वाला है वो है डॉबराइनर ट्राइड्स। तो चलिए बात करते हैं डॉबराइनर ट्राइड्स क्या है, और पहला अटेम्प्ट जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के लिए होने वाला है उसकी तरफ
बढ़ते हैं। तो डॉबराइनर करके एक साइंटिस्ट है, हम बात कर रहे हैं अब 1800 के टाइम की, तो आ गए ना टाइम में हम थोड़ा सा पीछे। अब यहां पर क्या होता है, डॉबराइनर ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, तो वो क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिक पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, यानी कि छोटा, फिर जिसका थोड़ा सा और ज्यादा है और थोड़ा सा और ज्यादा है, यानी कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और जो बेसिक उन्होंने यहां पर यूज किया था वो था एटॉमिक मास, यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले, और जिसका फिर थोड़ा सा ज्यादा है वो उसके बाद में, और जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में। तो क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। किस बेसिक पर क्लासिफाई किया, एटॉमिक मास के। अब उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए। क्या बनाए, ग्रुप बनाए। अब उन्होंने ग्रुप कितने कितने के बनाए, 3-3 के ग्रुप बनाना चालू किए, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स जितने भी उस समय प्रेजेंट थे उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के एक ग्रुप बनाया। और उन तीनों को किस बेसिक पर क्लासिफाई किया, हम जानते हैं एटॉमिक मास के बेसिक पर। और हर ग्रुप में उन्होंने कितने एलिमेंट्स रखे, 3 एलिमेंट्स रखे। तो उन एक ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइड्स बोल सकते हैं। नाम जैसा ही सिमिलियर है ना, क्योंकि एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइड्स बोल रहे हैं। तो यहां पर डॉबराइनर के कुछ ट्राइड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी स्क्रीन पर आप ट्राइड्स देख पा रहे होंगे। उससे पहले हम एक बार और जो इनका पूरा की पूरा डेफिनेशन है और जो इन्होंने वर्क किया है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। डॉबराइनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। किस बेसिक पर क्लासिफाई किया, एटॉमिक मास के बेसिक पर क्लासिफाई किया। उन्होंने ग्रुप बनाए, ठीक है, कितने कितने के ग्रुप बनाए, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अब एक ग्रुप में जब 3 एलिमेंट्स है तो हर ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइड्स बोल सकते हैं। और यहां पर अभी स्क्रीन पर आपको 3 ट्राइड्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो पहला है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और जो दूसरा हमको देखने को मिलता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और जो तीसरा एंड लास्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है वो है कैल्शियम, स्ट्रोटियम एंड बैरियम। अब ये 3 ट्राइड्स बनाए, यानी कि ये 3 हमें जो ट्राइड्स अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये तो समझ में आ गया क्या था कि डॉबराइनर ने हमें क्या दिए, ट्राइड्स दिए। ये 3-3 के एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। अब उन्होंने एक और यहां पर चीज बोली, क्या बोली, क्या चीज है वो मेन चीज, ये बोला कि जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, किसी जादू से बता सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हम लोग यहां पर जज बने हुए हैं। तो देखते हैं डॉबराइनर अपने जो बात है उस पर पूरे की पूरे सही बैठते हैं या नहीं बैठते, यानी कि उनकी बात सही है या नहीं है। तो चलिए, जो पहला वाला दिख रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम का कितना है, 7 है, और सोडियम और पोटेशियम हमें दे के रखा है। तो लास्ट वाला हमें लेना है पोटेशियम, जिसका है 39। तो 7 + 39 करेंगे, अपॉन में 2 लेंगे, एवरेज निकालना है। 7 + 39 करेंगे, अपॉन में 2 लेंगे, तो आंसर क्या आने वाला है, 23। और 23 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा बीच वाले एलिमेंट का, यानी कि सोडियम का। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, हर ट्राइड्स में हम बीच वाले यानी कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले के मास का एवरेज निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। तो यहां से हमें सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, डॉबराइनर की बात तो सही निकल गई, यानी कि एज अ जज हमने जो उन्हें जज किया कि इन्होंने अच्छा ये बोला है फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकालो तो बीच वाले का निकलेगा, निकला कि नहीं निकला, निकल गया। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ठीक है सर, फर्स्ट वाला ट्राइड्स तो आपने बता दिया, अब ये जो दूसरा और तीसरा है इसका क्या करना है, कॉपी और पेन उठाइए और करके देखिए अभी की अभी कि क्या होता है। इनका भी बीच वाला जो एलिमेंट है उसका मास निकल रहा है कि नहीं, जब हम फर्स्ट और लास्ट वाले का
एवरेज निकालेंगे, यानी कि उन्हें प्लस करके डिवाइड करेंगे अपॉन में 2 से, तो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो डॉबराइनर ने जो किया था वो हमें अच्छे से समझ आ चुका है। क्या करा था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, कैसे, ग्रुप बनाए। कितने के ग्रुप बनाए, 3 के, और उस 3 के ग्रुप्स को क्या बोलने वाले, ट्राइड्स। और किस बेसिक पर बनाए थे, एटॉमिक मास के बेसिक पर बनाए थे। और मेन चीज ये बोली कि हमेशा बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास हम फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकाल सकते हैं। बीच वाले का एटॉमिक मास कैसे निकालना है, फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकाल लेना है, तो बीच वाले का एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा। तो अब हम बात करने वाले इंपॉर्टेंस की, यानी कि परफॉर्मेंस तो देख ली डॉबराइनर की, पता भी चल गया उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। अब एज अ जज हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या उन्होंने अच्छा किया है। तो इसकी जो डॉबराइनर ट्राइड्स है, यहां पर इंपॉर्टेंस में हम ये लिखेंगे, इंपॉर्टेंस में हमें ये पढ़ने को मिलने वाला है कि आज भी ये सभी एलिमेंट्स ऐसे की ऐसे ही रिजेंबल है। यानी कि क्या हुआ, डॉबराइनर ने जैसा बताया था वैसे ही आज भी रिजेंबल है। और आज भी हम जो बीच वाला है, यानी कि जो मिडिल एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट वाले के बेसिक पर प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंस डॉबराइनर ट्राइड्स की। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या होती है, क्या सर कोई लिमिट होने वाली है, नहीं ऐसा नहीं है, क्या ड्रॉबैक था, क्या गलत चीज हो गई, अब परफॉर्मेंस में आप ये अच्छा कर सकते थे, ये आपने गलत किया, तो वैसा कुछ हमें यहां पर बताना है। तो सोचिए डॉबराइनर ने क्या गलती की थी, उनके पूरे की पूरा जो उन्होंने बताया है, जो स्टेटमेंट है, उसकी लिमिटेशंस क्या होने वाली, उसमें हम ड्रॉबैक क्या निकाल सकते हैं। डॉबराइनर ने जितने भी एलिमेंट्स उस समय क्लासिफाई हुए थे, सबको नहीं क्लासिफाई कर पाए, यानी कि वो सबको क्लासिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने 3 ही ट्राइड्स दिए, क्या उस समय सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स थे, जैसा कि हम अभी पढ़ के आए, हमने 3 ट्राइड्स डिस्कस किए थे, तो वो 9 एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो क्या वो 9 एलिमेंट्स को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में कोई और एलिमेंट्स नहीं होने वाले, क्योंकि हम जानते हैं नेचर में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। और भले ही हम बात कर रहे हो 1800 की, बट उस समय भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो डॉबराइनर क्या नहीं कर पाए, सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं किया, क्या उनके पास टाइम नहीं था, टाइम तो था, बट क्या हो रहा था, आगे जब वो ट्राइड्स बना रहे थे तो बीच वाले का एटॉमिक मास नहीं निकल रहा था, और बाकी के एलिमेंट्स उनकी स्टेटमेंट, उनके क्राइटेरिया में एकदम फिट नहीं बैठ रहे थे। तो लिमिटेशंस में क्या बोलने वाले हैं, डॉबराइनर सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स दिए, और वो तीनों ट्राइड्स हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि आज भी जितने ट्राइड्स दिए तो वो एकदम सही है, और बीच वाले की प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास हम आज भी वैसे फाइंड आउट करके देख सकते हैं, और अभी तो हमने करके भी देखा है। तो अब डॉबराइनर ट्राइड्स को हम अच्छे से समझ चुके हैं, इंपॉर्टेंस भी देख लिए, लिमिटेशंस भी देख लिए। तो इसी के साथ अब डॉबराइनर ट्राइड्स की फाइल को क्लोज करते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं सेकंड अटेम्प्ट की एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेके। तो अब हम बात करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। तो हमारे जो दूसरे परफॉर्मर हैं, यानी कि जॉन न्यूलैंड्स, उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और देखते हैं अब इनकी परफॉर्मेंस और अब ये एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करने वाले हैं। तो जो जॉन न्यूलैंड्स हैं, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के बेसिक पर, जैसा कि डॉबराइनर ने किया था वही बेसिक इन्होंने भी यूज किया, और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के बेसिक पर। बट इन्होंने एक नई चीज बोली, क्या बोली, हर 8th वाला एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, हर 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वाले से। क्या होने वाला है, हर 8th वाला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने वाली है फर्स्ट वाले एलिमेंट से। ये चीज समझ आ गई। एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया एटॉमिक मास के बेसिक पर, और ये बोला उन्हें अरेंज करने के बाद कि ये जो टेबल दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी जो सीरीज मैंने बनाई है, इसमें हर 8वां एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होने वाली है फर्स्ट वाले से। क्या होने वाला है, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी है फर्स्ट वाले से। अब माइंड में आपने कैच कर ली है ये बात कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट वाले जैसी होगी। अब उन्होंने यहां पर
जो म्यूजिक्स में ऑक्टेव्स फाउंड होता है उनको यूज किया। अच्छा, म्यूजिक का यूज किया, केमिस्ट्री में म्यूजिक को यूज किया। जी हाँ, केमिस्ट्री में म्यूजिक को यूज किया और उन्होंने अपने इस लॉ में, अपने इस पूरे की पूरे जो थियोरेटिकल एक कंसेप्ट था उसको बताने के लिए जो ऑक्टेव्स म्यूजिक में फाउंड होता है उसका यूज किया। तो क्या था वो? डो रे मी फा सो ला टी। सर ये क्या था, समझ नहीं आया। ये वेस्टर्न में चलता है तो अपने यहाँ की बात करते हैं, अब देखना अच्छे से समझ में आएगा। सारे गा मा पा धा नी, ये यूज किया। क्या यूज किया? सारे गा मा पा धा नी। ध्यान से मत सुनिए, म्यूजिक का और मिहिर सर का कोई लेन देन नहीं है। तो अब उन्होंने म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स फाउंड होती है उनका यूज किया था, इसलिए हम क्या बोलने वाले इस लॉ को? दिया किसने था? न्यूलैंड ने दिया था। और क्या यूज करके दिया? म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स फाउंड होते हैं उनको। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और इसका अब हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक और बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या किया न्यूलैंड ने? एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के बेसिक पर, और क्या बोला? इस पूरी की पूरी सीरीज जो मैं ये टेबल दे रहा हूं इसमें हर 8वां एलिमेंट यानी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलियर होने वाली है फर्स्ट वाले एलिमेंट से। और एक और चीज हमें देखने को मिली, उन्होंने म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स फाउंड होते हैं उनका यूज किया। और ये पूरी की पूरी टेबल जो वहां पर न्यूलैंड ने दी थी तो वो हमें अभी स्क्रीन पर दिख रही है, तो इसे एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन की, यानी कि परफॉर्मेंस देख लिए। अब एज अ जज टाइम आ चुका है कमियां निकालने का। तो चलिए अब बताएंगे लिमिटेशंस क्या क्या थी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो पहली लिमिटेशन हमको देखने को मिलने वाली है कैल्शियम के बाद। अच्छा, कैल्शियम के बाद पहली लिमिटेशन? सर क्या है, मतलब समझ नहीं पाए। कैल्शियम के बाद हर जो 8वां एलिमेंट होगा, यानी कि कैल्शियम के बाद हर जो 8th एलिमेंट होने वाला है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होने वाली है फर्स्ट वाले एलिमेंट से। और न्यूलैंड ने क्या कहा था? इस पूरी की पूरी टेबल में हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? फर्स्ट वाले से सिमिलियर होने वाली है। बट हमें एक चीज यहां पर देखने को मिलती है, कैल्शियम के बाद से जो कि 3rd रो में है उसके बाद जो भी 8th एलिमेंट होगा कोई भी फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज उससे एकदम सिमिलियर नहीं होती है। तो ये थी फर्स्ट लिमिटेशन। अब दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं। दूसरी लिमिटेशन हम कह सकते हैं क्या कर दिया, थोड़ा सा बस अपना अपना देख लिया न्यूलैंड ने कि अभी तो जितना मैं कर रहा हूं उतना ही है, इसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। किसको लेके? एलिमेंट्स को लेके। यानी कि न्यूलैंड का सोचना यह था कि अभी 56 एलिमेंट्स हैं नेचर में जिनको मैं अरेंज कर रहा हूं और आगे भी 56 ही रहने वाले हैं। बट वो नहीं जानते थे आगे चल के तो एलिमेंट्स बहुत सारे फाइंड आउट होने वाले हैं। जैसा कि हम इंट्रो में बात कर चुके हैं, टोटल हमें देखने को मिलते हैं 118 एलिमेंट्स और वहां पर कितने थे? सिर्फ 56। तो न्यूलैंड का सोचना था 56 जो मैंने अरेंज किए उसके बाद आएंगे नहीं, लेकिन क्या हुआ, बाद में और ज्यादा आ गए। तो ये भी एक प्रेडिक्शन उनका क्या हो गया? गलत हो गया। अब जो लास्ट लिमिटेशन हमको इस टेबल में देखने को मिलेगी उसके लिए अपनी नजर को टेबल पर रखना पड़ेगा। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको एक ही कॉलम में कोबाल्ट और निकल दिख रहे होंगे, CONNI। तो आपको कोबाल्ट और निकल यहां पर दिख रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे के साथ में रख दिया। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में जब उन्होंने कोबाल्ट और निकल को रखा तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलियर नहीं थी। सर 2 लिमिटेशंस तो समझ में आ गए, बट ये तीसरा वाला क्या था, कोबाल्ट निकल? तो ऐसा सोच के देखिए 6th क्लास लगी हुई है, उसमें हम 10th क्लास के 2 बच्चों को बिठा देंगे तो क्या होने वाला है? अरे सर ये 10th क्लास के बच्चे 6th क्लास के साथ कैसे बैठे, एकदम जम नहीं रहे। तो वैसा ही तो यहां पर हुआ है। कोबाल्ट और निकल जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कोई लेन देन नहीं है फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स के साथ, फिर भी न्यूलैंड ने उन्हें फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड हम देख पा रहे हैं, कोबाल्ट और निकल को प्लेस कर दिया है हमने फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स के साथ, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल सिमिलियर नहीं है। अब एक और चीज हमें देखने को मिलेगी, क्या है, जो आयरन है। अब राइट हैंड साइड थोड़ी सी अपनी नजर को घुमाइए, आयरन दिख रहा है Fe। तो आयरन जिसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से सिमिलियर है,
वो आसपास भी नहीं दिख रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आसपास भी नहीं दिख रहा है। वो एक कोने कोबाल्ट और निकल और आयरन दूसरे कोने पर, और बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज है सिमिलियर उन्हें कर दिया दूर दूर, और जिनकी प्रॉपर्टीज है अलग अलग उनको बिठा दिया साथ में। तो ऐसा चलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो यही हमारा तीसरा लिमिटेशन होता है कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एकदम फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे एटम से सिमिलियर नहीं है उन्हें साथ में प्लेस कर दिया, और आयरन जो कि कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा सिमिलियर है उसको बहुत ज्यादा दूर कर दिया। तो ये थे हमारे तीनों लिमिटेशन। फर्स्ट वाला क्या था? कैल्शियम के बाद हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी नहीं है उसकी सिमिलियर फर्स्ट वाले से। और सेकंड लिमिटेशंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स होंगे, बट बाद में क्या हुआ? बहुत ज्यादा आ गए। तीसरा क्या था? प्लेस कर दिया अनलाइक एलिमेंट्स को एक साथ में। कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है उनके नेचर में, उनके साथ में रख दिया। तो ये तीनों लिमिटेशंस हम समझ चुके हैं और न्यूलैंड की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझ लिया, गलतियां बता दी। तो अब क्या टाइम है? गलतियां भी बता दी, लॉ भी समझ लिया, तो अब कर देते इनकी भी फाइल क्लोज, क्योंकि अगले परफॉर्मर को भी तो बुलाना है कि नहीं बुलाना है। तो चलिए अब हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, टेबल भी स्क्रीन पर देख चुके हैं, और तीनों की तीनों लिमिटेशंस भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए करते हैं तीसरी फाइल को ओपन, और जो हमारे अगले साइंटिस्ट है वो है डिमिट्री मेंडलीव। स्वागत नहीं करेंगे इनका क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर है पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट को लेके और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी स्टडी की तरफ, इन्होंने क्या बताया, और यही तो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो मेंडलीव है इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने क्या करा? सर इंपॉर्टेंट काम किया, ऐसा क्या करा कि अब इतनी तारीफ कर रहे हैं? चलिए जान लेते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या किया है, फिर आप भी बोलेंगे इनका स्वागत तो करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। तो क्या करा था इन्होंने? एटॉमिक मास के बेसिक पर किया क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तो पिछली फाइलों में भी देखा, पिछले परफॉर्मर भी यही कर रहे थे, पिछले साइंटिस्ट भी यही कर रहे थे। इन्होंने यहां पर एक नई चीज लाई और वो ये थी, इन्होंने ध्यान में रखा हर एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। एटॉमिक मास के साथ क्या नई चीज लेके आए? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी एलिमेंट्स की ध्यान दिया, और केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने ध्यान दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। क्यों सर, बाकी एलिमेंट्स छुट्टी पे गए थे क्या? नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए क्लास में 4 बच्चे लास्ट के हैं ना, आप में से कुछ ऐसे ही होंगे, तो बहुत ज्यादा हल्ला बुल्ला कर रहे, सारी की सारी मस्ती उनकी वजह से ही होती है। तो अब टीचर क्या दिमाग लगाने वाला है? मेरे पीरियड में इन चारों को कर दूं क्लास से आउट, तो अपने आप जो मस्ती है वो हो जाएगी कम, एकदम हो जाएगी क्लास शांत। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर इन्होंने अपनी नजर इसलिए रखी क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन भी मिलनसार है, ऑक्सीजन भी मिलनसार है, हर किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्यों नजर रखी? क्योंकि ये दोनों सभी एलिमेंट्स के साथ मिलके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स पर भी स्टडी की। अब हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स क्या होता है सर? जो हाइड्रोजन के साथ मिलके जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हाइड्राइड, जो ऑक्सीजन के साथ मिलके जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ऑक्साइड। हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हाइड्राइड और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ऑक्साइड। ये चीज समझ में आ गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ध्यान में रखा और हाइड्राइड और ऑक्साइड पर नजर रखी, और ये क्या होते हैं हम समझ चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया? ये सारी चीजें देख ली, और उसके बाद में अब क्या करना है? अरेंजमेंट चालू करना है। तो अब इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चालू किया, और वो टेबल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यहां पर उन्होंने एक और चीज कॉमन देखी। अब क्या चीज कॉमन देखी? इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिक पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, बट उन्होंने देखा एलिमेंट्स क्या हो रहे थे? रीऑकर हो रहे थे, यानी कि
एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सेम है। हमारे स्कूल में होता है ना, 2 दिन हमें कौन सी ड्रेस पहननी होती है, हाउस ड्रेस होती है। रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस। जब प्रेयर की लाइन लगती है, असेंबली होती है एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट, रेड 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 रेड, ब्लू 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 ब्लू, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ऐसे पूरी सीधी की सीधी वर्टिकल लाइन हमें दिखती है। तो क्या हुआ, सब सिमिलियर रहते हैं, कोई भी सब ब्लू वाले ही रहते हैं, ब्लू हाउस में रेड वाले ही रहते हैं। हाँ, जो दूसरी ड्रेस पहन के आता है उसको बाहर निकाल के 2-3 लगाने पड़ते हैं या कुछ पनिशमेंट मिल जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट्स हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलियर है। क्या नोटिस किया, जो वर्टिकल कॉलम है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी क्या है, प्रॉपर्टी सेम है। और इन्हीं वर्टिकल कॉलम को हम क्या नाम दे देंगे, ग्रुप दे देंगे। क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। तो ये जो वर्टिकल कॉलम आपको दिख रहा है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं की प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से सेम है। क्या है, एक दूसरे से सेम है। और इनको नाम दे दिया, ग्रुप नाम दे दिया। अब ठीक है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल कॉलम को क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां पर देखने को मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे, ये पीरियड्स है। क्या है, पीरियड्स है। तो वर्टिकल कॉलम क्या हो गया, ग्रुप हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, पीरियड्स हो गई। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बातें जिससे मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया। अब उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया ये हम आगे देखेंगे। और एक और चीज, इन सारी चीजों को देख लिया, इन सारी चीजों को कर दिया, उसके बाद में एक पीरियोडिक लॉ दिया। क्या दिया, मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया जो क्या कहता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, ये डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। ये पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास का, यानी कि हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर। यानी कि एटॉमिक मास को उन्होंने क्या बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेके और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लेके। तो यहां पर क्या क्या चीजें नजर रख के उन्होंने क्लासिफाई किया, ये हम समझ चुके हैं। तो अब जो ये पीरियोडिक टेबल दिख रही है, इसमें हम देखेंगे अब इसके फीचर्स क्या है। यानी कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी है, किस बेसिक पर किया, क्या काम किया, ये सब समझ लिया। आप समझेंगे जो ये टेबल दी है, जो ये अरेंजमेंट किया है, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले फीचर की तरफ। तो पहला जो फीचर है, यानी कि फीचर नंबर 1, वो ये है कि यहां पर हमें 8 वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं हम थोड़ी पहले ही समझ चुके हैं। यानी कि क्या होगा, 8 वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलेंगे। लगे तो आप काउंट करके देख सकते हैं, टेबल यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर ही है। और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप मन में, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। अब यहां पर जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलने वाले 6। तो पहला फीचर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का 8 वर्टिकल कॉलम्स जो कि है ग्रुप्स, यानी कि 8 ग्रुप्स, और 6 हॉरिजॉन्टल रोज जो कि क्या है, पीरियड्स, यानी कि 8 ग्रुप्स 6 पीरियड्स। किसके फीचर, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। अब हम जो दूसरी चीज देखते हैं, यहां पर इन्होंने अपना बहुत दिमाग लगाया। क्या करा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। पहले हमने देखा जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, अपना अपना सोचा कि अभी जितने एलिमेंट हैं उतनों का ही ध्यान दिया, बाद में जो आएंगे उनका ध्यान नहीं रखा। लेकिन ये थोड़े से दिमाग से शार्प थे, कह सकते हो थोड़ी सी बादाम ज्यादा खाते थे। तो यहां पर इन्होंने अपनी टेबल में कुछ स्पेसेस खाली छोड़ दी। क्या करा, कुछ स्पेसेस खाली छोड़ दी। किस लिए खाली छोड़ दी, क्या वो भूल गए थे, एक के बाद डायरेक्ट तीसरे पे आ गए थे, बीच में गैप क्यों छोड़ दिया, उन्होंने गैप इसलिए छोड़ दिया जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे। यानी कि मेंडलीव को ये पता था कि बाद में भी बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने वाले हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ी। और वो गैप्स किस लिए थी, बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने वाले हैं उनके लिए। और बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने वाले उनके लिए सिर्फ गैप छोड़ के काम नहीं किया, उन्होंने इनको नाम भी दिया। क्या करा, नाम भी दिया। एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम। सर ये एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन तो ठीक है, ये एका एका क्या है, आप संस्कृत बोल रहे हैं क्या। तो उन्होंने यहाँ पर यही किया था, उन्होंने एका, द्वे, ट्राई, ये सब नाम दिए जो कि संस्कृत के लैंग्वेज से हैं। किस लिए दिए थे कि जो आने वाले
एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हम समझ गए। बट ए का सिलिकॉन और ऐसा ही नाम क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कहा ये मतलब था कि वहां पर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज इससे थोड़ी बहुत सेम होगी। और उन्होंने क्या किया, जो आने वाले बाद में एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, अच्छा ये ऐसा होगा, देखना इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। अच्छा तो सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं वो अच्छे से समझेंगे। ए का एल्यूमिनियम को लेके, तो ए का एल्यूमिनियम क्या करा, एक गैप में उन्होंने लिख दिया ए का एल्यूमिनियम। अब वो बाद में क्या बन गया, गैलियम बन गया। यानी कि बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड होके आया वो क्या बन गया, गैलियम बन गया। और उन्होंने क्या बोला था, अब जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी और जो गैलियम में हमें देखने को मिली उसे हम कंपेयर करते, क्या करने वाले, उसे कंपेयर करके देखते हैं। तो चलिए ये टेबल आपको यहां पर दिख रही है जो कंपैरिजन की है। तो यहां पर इसका कंपैरिजन क्या है, उन्होंने बोला ए का एल्यूमिनियम का मास कितना बोला 68 और गैलियम का मास कितना आया 69.7। क्या हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर इतना तो चलेगा सालों पहले के काम में। और एक और चीज उन्होंने बताई, क्या बताई, ऑक्साइड्स बताए। क्या बताए, ऑक्साइड्स बताए। उन्होंने बोला ए का एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा E2O3, क्या फॉर्म करेगा E2O3, और यहां पर क्या बन रहा है Ga2O3। और E क्या होता है, जहां भी आपको E2O3 दिखे समझ जाइए E की जगह कोई एलिमेंट आने वाला है, O3 वैसा की वैसा ही था। तो ऑक्साइड्स जो बोले थे वैसे ही बनाए गैलियम ने। और अब क्या बोला था, जो क्लोरीन वाला था, यानी कि एक चीज और बताई थी ECl3 बनाएगा। तो E की जगह क्या आ जाने वाला है, क्या है उस एलिमेंट का नाम, गैलियम। तो क्या हो जाएगा GaCl3, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वैसा ही हुआ। तो अब कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे, अच्छा हम तुक्का मारते एग्जाम में सही नहीं लगता, यहाँ तो लग गया इनका सही एकदम। तो यही हुआ, उन्होंने जो बताया था एक का एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम जैसा ही एक एलिमेंट यहाँ पर आने वाला है, उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी, तो लगभग उसकी बाद में वही प्रॉपर्टीज मिली। और वो एलिमेंट्स कौन सा है, गैलियम है। अब सेकेंड फीचर भी देख लिया, अब तीसरा फीचर देखते हैं। अब क्या हुआ, किसी किसी की प्रॉपर्टीज सेम जा रही थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मेंडलीव हूँ, मुझे अपने जो नियम है उससे थोड़ा सा हटके जाना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर ये की, क्या था कि एटॉमिक मास के बेसिक पर वो कर रहे थे। बट कुछ कुछ जगह उन्हें जिसका मास ज़्यादा है उसको पहले रखना पड़ा छोटे वाले से, कम मास वाले से। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ तो इससे मिल रही है, ये जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज इससे मिल रही है। तो कई बार उनको क्या करना पड़ा, एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट था उसको थोड़ा सा दिमाग से भूल के, कई बार जिनका मास थोड़ा सा ज्यादा था, जो हैवी वाले थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, उनको थोड़ा पहले रखना पड़ा और लाइटर वालों को थोड़ा बाद में रखना पड़ा। तो ये फीचर एक और था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। अब बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। अब थोड़े बच्चे खुश हो गए कि लास्ट आ गया है फीचर, तो हाँ चलते हैं। लास्ट फीचर क्या होता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, वो ये है कि यहाँ पर नोबल गैसेस जो कि बाद में आई, नोबल गैसेस कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो कि उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, ये सब इनर्ट है। क्या है, इनर्ट है, इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती, इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करती। तो अब ये इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करती है तो उस समय मिली नहीं, लेकिन ये बाद में मिली। अब इनको बाद में मिली है तो एलिमेंट्स के साथ टेबल में तो रखना पड़ेगा, इस टेबल में लगाना तो पड़ेगा। बस मेंडलीव भैया यहाँ पर भी गेम खेल गए। क्यों, यहाँ पर भी चालू दिमाग दिखा गए, क्योंकि उनकी पीरियोडिक टेबल इस तरीके से डिजाइन थी कि उसको बिना डिस्टर्ब किए हम जो नोबल गैसेस बाद में मिली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सबको एक अलग ग्रुप बना के रख सकते थे, एक अलग सा वर्टिकल कॉलम बना के रख सकते थे। उनका जो बनाया हुआ अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब किए बिना, यानी कि जो अरेंजमेंट उन्होंने बनाया उसको डिस्टर्ब किए बिना हम क्या कर सकते थे, जो जितनी भी नोबल गैसेस बाद में फाइंड आउट हुई उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते थे। चारों फीचर्स समझ चुके हैं, चलिए शॉर्ट रिवीजन मारते हैं। क्या होगा, 8 ग्रुप्स है, 6 पीरियड्स है, ये था फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर क्या था, भविष्यवाणी, यानी कि कहीं कहीं गैप छोड़ दी आने वाले एलिमेंट्स के लिए और उन्हें नाम दे दिया ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन ऐसा होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी। तीसरा क्या था,
तीसरा फीचर ये था कि कई बार उन्हें जिसका मास ज़्यादा है हैवियर वाले को पहले रखना पड़ा और लाइटर एटॉमिक मास वाले को बाद में रखना पड़ा। यानी कि जो एटॉमिक मास का ऑर्डर चल रहा था उसको कहीं जगह उन्हें थोड़ा सा इधर उधर चेंज करना पड़ा। ऐसा समझ सकते हैं जैसे होता है 1 2 3 4 5। 4 जो है 5 से छोटा है और जो 5 है वो बड़ा होता है 4 से, बट हमें 5 को ऊपर लगाना पड़ेगा, 4 को नीचे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर्टी का मेल जोल करना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिसका मास ज़्यादा था उसको कहीं कहीं जगह पहले रखना पड़ा। और लास्ट फीचर क्या देखने को मिला, नोबल गैसेस जो कि उस टाइम नहीं आई थी, बाद में आई, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हम एक नया ग्रुप बना सकते थे और उनके अरेंजमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हम उन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते थे। तो ये एक और फीचर्स था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। तो अब हमने सारे ही फीचर्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के पढ़ लिए हैं और क्या क्या प्रिंसिपल पे उनको क्लासिफाई करा है ये भी पढ़ लिया है। तो अब किसका समय है, फाइल क्लोज करना है, नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना है? नहीं नहीं नहीं, गलतियां तो निकालनी पड़ेगी। कितनी भी बादाम खाई हो, कितना भी दिमाग लगाया हो, लिमिटेशंस तो हम निकालेंगे क्योंकि आप और मैं यहाँ जज बने हुए हैं। तो अब बात करेंगे लिमिटेशंस की यहां पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो अब बात कर रहे हैं हम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। चलिए इनकी परफॉर्मेंस में गलतियां निकालते हैं। तो गलती नंबर फर्स्ट यानी कि लिमिटेशन नंबर फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि जो हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है उसकी पोजीशन को लेके बात करेंगे। क्या थी यहां पर, उसकी पोजीशन एकदम फिक्स नहीं थी। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हाइड्रोजन की वो रिजेंबल हो रही थी एल्कली मेटल्स के साथ, बट मोर ओवर वो क्या कर रहा था, हैलोजन एटम्स के साथ, सल्फर के साथ और सभी के साथ क्या कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन क्या है, मिलनसार है। क्या करेगा, सबसे बॉन्डिंग बनाता रहता है, सबसे व्यवहार बनाता रहता है। तो क्या होता है, वो सबके साथ हैलोजन सल्फर सबके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और हैलोजन जैसे वो डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि वो डाई एटमिक में एग्जिस्ट करने वाला है। सर ये डाई एटमिक एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा समझ नहीं आया। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन इससे पहले फर्स्ट लिमिटेशन में क्या चीज काम की है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या था, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल हो रही थी एल्कली मेटल्स के साथ, बट वो क्या कर रहा था, हैलोजन सल्फर और सबके साथ क्या कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था, जैसे कि एल्कली मेटल्स बनाते हैं। और वो एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक समझना है, समझिए एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितना हो गया, H2। तो यही तो है डायटोमिक। डाय का मतलब दो और एटम का मतलब हाइड्रोजन का एटम। कोई सा भी दूसरा एटम्स भी हो सकता है, जैसे कि जो हमारे हैलोजन्स है जो कि होते हैं फिर चल बाहर आई। नहीं 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 नहीं, असली वाली बाहर नहीं आई, फिर चल बाहर आई का मतलब है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, डायटोमिक है। और हाइड्रोजन भी क्या है, डायटोमिक है। तो डायटोमिक का मतलब क्या है, हमेशा उसके दो एटम्स ही साथ में मिलते हैं। तो हाइड्रोजन हमें जहां भी मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा। किसके फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा। पहले के चैप्टर्स में भी रिएक्शंस करते थे तो क्या निकालते थे, हाइड्रोजन गैस निकालते थे, H2 निकालते थे, कभी भी एक सिंगल H नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि हमेशा कैसा मिलने वाला है, H2। और ये क्या कर रहा था, दूसरी चीज, मेटल्स के साथ भी नॉन मेटल्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। क्या कर रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। हम समझ चुके हैं मिलनसार है तो मेटल्स के साथ भी दोस्ती, नॉन मेटल्स के साथ भी दोस्ती, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है ये दोनों के साथ। इसीलिए क्या हो रहा था, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो यहाँ पर फिक्स नहीं थी, इसीलिए इसे क्या करा गया, एकदम टॉप पे रखा गया था एल्कली मेटल्स के साथ, जैसा कि हम अभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देख रहे हैं। अब लिमिटेशन नंबर 2, तो चलिए अब बात करेंगे लिमिटेशन नंबर 2 क्या है, पोजीशन ऑफ क्लोरीन। यानी कि पोजीशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन भी कुछ ऐसा ही था क्या सर, डायटोमिक होता होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक कमाल का कंसेप्ट आप जानने वाले, कमाल की चीज आपको समझने आने वाली है आइसोटॉप्स को लेके। किसको लेके, आइसोटॉप्स को लेके। आइसोटॉप्स क्या होता है,
केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट मास अलग अलग है। इतने जो हमारा नेचर है इसमें हमको क्लोरीन दो टाइप में मिलता है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। यानी कि क्लोरीन का एक जगह एटॉमिक मास क्या है 35 भी मिलता है और 37 भी मिलता है, तो इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंस है। कहीं कहीं क्या है 35 और 37 भी हमें मिल रहा है। तो नेचर में क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स देखने को मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दोनों का मास क्या है, अलग अलग। तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्या हुआ, आप है, ठीक है, आप हॉल में हैं तो आपका वेट कितना है 40 kg और बेडरूम में जाएंगे हो गया 50 kg। ऐसा होता नहीं है ना, बेडरूम में जाके देखना मत 50 किलो सही में हो रहा है क्या, सिर्फ समझने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हुआ 40 kg यहाँ पर, बेडरूम में गए 50 kg, बट आप तो आप ही है ना, पर्सन थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है। तो वैसे ही क्लोरीन भी दो टाइप्स में एग्जिस्ट कर रहा है, दो मासेस हमको देखने को मिलते हैं, क्लोरीन का 35 और 37। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दो आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स हम समझ चुके हैं, केमिकली नेचर सेम होगा बट क्या होगा, जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर क्या ये लिमिटेशंस थी, नहीं, ये तो हमने कंसेप्ट समझा। लिमिटेशन ये थी कि यहाँ पर क्लोरीन के दो आइसोटॉप है, यानी कि 35 और 37 है, दोनों का मास अलग है। तो दोनों को एक साथ ही मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्यों रख दिया था, वो ये भी नहीं समझा पा रहे थे कि क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 दोनों का मास अलग अलग है, तो उन्होंने एक ही जगह क्लोरीन लिख के उन दोनों को साथ में क्यों रख दिया। और एक और क्या था, प्लेसिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, यानी कि क्या था, कुछ हैवियर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास थोड़ा सा ज़्यादा था, उनको क्या करा था, पोजीशन से पहले रख दिया था। क्यों रखा था, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो कई बार क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिख रहे होंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स को उन्होंने आगे पीछे कर दिया था। तो कुछ कुछ जगह क्या हो रहा था, इस पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक मास के बेसिक पे जज तो कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं हमें क्या दिख रहा था, जो हैवियर एलिमेंटल यानी कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, वो कहीं कई जगह पहले रखा हुआ था, हल्के वाले से, कम मास वाले से, लाइट मास वाले से, यानी कि कम एटॉमिक मास वाला कहीं कहीं बाद में था हैवियर वाले से। ये चीज़ भी हम समझ गए। तो अब ये चीज़ समझ गए तो क्या समझना है, लिमिटेशंस कंप्लीट कर गए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों की तीनों लिमिटेशंस मेंडलीव की हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसी के साथ जो हमारे तीसरे परफॉर्मर थे, इनको भी बहुत अच्छे से समझ गए और चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के फीचर्स समझे, किस बेसिक पर क्लासीफाई किया और लिमिटेशंस भी देख लिए। तो इसी के साथ इनकी फाइल भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ के जितनी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब क्लियर हो जाने वाली है। नाम जैसे ही मॉडर्न है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें पता चलेगा आज के टाइम में हम किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, और जितने भी छोटे छोटे और बचे हुए टॉपिक्स हैं और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा। तो इसी के साथ मैं वीर शर्मा आपसे विदा लेता हूं।